हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज बच्चे मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है टेंस। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं कि एग्जाम में किसी भी प्रकार के एग्जाम में टेंस में से कितने वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा बताया तो नहीं जा सकता कि इस एग्जाम में इतने आते हैं, इस एग्जाम में इतने आते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आपको टेंस नाम का टॉपिक यानी टेंस नहीं आते हैं तो ना तो आप एक्टिव पैसिव कर सकते हो यानी वॉइस आप नहीं कर सकते, ना ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन आप नहीं कर सकते, ना ही आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर सकते हो और ना ही आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगा। तो कहने को तो ये सिर्फ एक टॉपिक ही है, लेकिन ऐसा मान के चलो कि इंग्लिश ग्रामर की ये बैकबोन है। इसके बिना इंग्लिश ग्रामर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ना ही कोई सेंटेंस बनाने की हम कल्पना कर सकते हैं। तो आज हम टेंस नाम के इस बेहतरीन टॉपिक को बड़े प्यार से सीखेंगे। तो इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, मैं आपको सारी चीजें बड़े सीक्वेंस में बताऊंगा और सारे कंसेप्ट आज आप क्लियर करने वाले हैं। ठीक है बच्चे? तो सबसे पहले जैसा कि हम कोई भी टॉपिक शुरू करते ही आपको ये बताते हैं कि इस टॉपिक का ये नाम क्यों रखा गया। तो हम टेंस पे भी चलते हैं कि टेंस का नाम टेंस क्यों रखा गया। देखो बच्चे, टेंस जो है वो लैटिन वर्ड टेम्पस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? टेंस लैटिन वर्ड टेम्पस से बना हुआ है। टेम्पस जो लैटिन वर्ड है उसका इंग्लिश में मीन होता है टाइम। क्या होता है? जो लैटिन वर्ड टेम्पस है ना, उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टाइम। उसी प्रकार टेंस को भी हम टाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जैसे टेम्पस से टाइम बना और टाइम से इंग्लिश ग्रामर में टेंस बना। तो टेंस कहीं ना कहीं हमें इस काम में आता है कि हम टेंस से ये पता लगा सकते हैं कि कोई काम हुआ है तो वो कौन से समय में हुआ है। ठीक है बच्चे? आगे मैं आपको इसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करके समझाने वाला हूं। टेंस पे चलने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप ये चार चीजें समझ लें। सबसे पहले तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? और ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपको इन चार चीजों को समझना है, उसके बाद ही आपको टेंस समझ में आएगा। उसके बाद ही मैं टेंस नाम का लेसन स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। बेटा, सब्जेक्ट बोला जाता है डूअर ऑफ एक्शन को। किसको बोला जाता है? किसी भी काम को किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति क्या होता है? किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति होता है सब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस दे रखा है, ही विल गो टू गुजरात टुमारो। वो कल गुजरात जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वो है। मैं चाहता तो यहाँ पे नाम दे देता, रिया विल गो टू गुजरात टुमारो। मैं चाहता तो यहाँ किसी लड़के का नाम दे सकता था, रोहन विल गो टू गुजरात टुमारो। क्या दे सकता था? रोहन, रिया, मोहन, सोहन कुछ भी दे देता। मैंने ही दे दिया कि वो कल गुजरात जाएगा। यहाँ गुजरात जाने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो ही हमारा यहाँ पर क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ही क्या है हमारा यहाँ पर? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। इट टेल्स अस द टाइम ऑफ द एक्शन। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हमें किसी भी एक्शन के होने का समय बताती है। क्या बताती है? हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है कि कोई एक्शन किस समय में हुई है। तो सेंटेंस में देखते हैं कौन सा वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर विल वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब मैंने आपसे ये कहा कि वो कल गुजरात जाएगा। मान लो यहाँ टोमारो नहीं होता और सिर्फ ये लिखा होता कि वो गुजरात जाएगा, तो मैंने कैसे कह दिया कि वो गुजरात जाएगा? हो सकता है ये सेंटेंस ऐसे भी हो कि वो गुजरात गया था, हो सकता है ये सेंटेंस ऐसे भी हो कि वो गुजरात जाता है। लेकिन मुझे ऐसे कैसे पता चल गया कि वो जो काम करेगा वो फ्यूचर में करेगा? वो किससे पता चला? मुझे हेल्पिंग वर्ब से पता चला कि जो इस वाक्य में काम होने वाला है, गुजरात जाने का काम होने वाला है, वो भविष्य में होगा। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब किस काम में आती है? हमें ये बताती है कि जिस काम के होने की बात हो रही है, जिस काम के होने की बात हो रही है ना, वो काम कौन से समय में हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताने का काम करती है। इसके बाद हम आते हैं वर्ब पे। वर्ब किस काम आती है और वर्ब होती क्या है? वाक्य में जो काम हो रहा होता है ना, क्या वाक्य में जो
काम हो रहा होता है वो वर्ब है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है एक्शन। क्या? वर्ब को दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि है एक्शन। हम इसको एक्शन भी बोल सकते हैं, हम इसको वर्ब भी बोल सकते हैं। अब देखो, आप बताओ मुझे कि इस वाक्य में क्या काम हो रहा है। आप कहेंगे सर इस वाक्य में जाने का काम हो रहा है। क्या? इस वाक्य में जाने का काम हो रहा है कि वो कल गुजरात जाएगा। क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर जाने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? गो। तो गो यहाँ पर क्या है? हमारी वर्ब है। गो यहाँ पर क्या है? हमारी वर्ब है। हम ये चारों चीजें इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस आगे टेंस में बनाएंगे ना, तो इन चारों चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बच्चे? वर्ब आपने समझ ली कि वाक्य में जो काम होता है वो वर्ब होता है। जैसे वो गुजरात जाएगा, वो खाना खाएगा, इसमें खाना क्या हो गया? वर्ब। वो क्रिकेट खेलेगा, इसमें खेलना क्या हो गया? वर्ब। वो टीवी देखेगा, इसमें देखना क्या हो गया? वर्ब। मैं खाना बना रही हूं, इसमें वर्ब क्या हो गई? खाना पकाना। पकाना इसमें वर्ब हो गई ना। तो इस प्रकार सेंटेंस में जो भी काम होता है, क्या? सेंटेंस में जो भी काम होता है वो वर्ब होती है। आगे चलते हैं हम ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार पे काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ये ज्यादातर सेंटेंस में आपको वर्ब के तुरंत बाद दिखेगा। यहाँ कौन से स्थान पे काम हो रहा है? गुजरात पे काम हो रहा है। तो यहाँ गुजरात और टुमारो दोनों ही वर्ड जो बच गए ना बाकी, ये दोनों ही वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। गुजरात और टुमारो दोनों ही वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। और टू हमारा यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है। इसकी हम बाद में बात करेंगे कि प्रेपोजिशन क्यों आया। अभी तो चार चीजें सीखनी है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दोबारा एक बार रिवाइज करवाता हूं। जो वाक्य में जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। जो हमें ये बताती है कि काम कौन से समय में हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। जो हमें ये बताता है कि क्या काम हुआ है, काम का होना, कि कौन सा काम हुआ है, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, वो वर्ब होती है। और जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान पे काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या? जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान पे काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये चारों चीजें हमने सीख ली। अब चलते हैं बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताना। आपको कोई भी दिक्कत तो बच्चे जरूर बताएं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट चारों आपको समझ में आया। ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, गो हमारी वर्ब है, और गुजरात, टुमारो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं, टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस में आगे बढ़ने से पहले टेंस की डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time and state of an action or event. Tense is that form of verb. Tense verb की वो फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि कोई काम कौन से समय में हुआ है और उस काम के होने की स्थिति क्या है। क्या? कोई काम कौन से समय में हुआ है और उस काम के होने की स्थिति क्या है। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, टेंस बेसिकली दो चीजों से मिलके बनता है। अब टेंस का पार्ट स्टार्ट हो गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हर एक पहलू को मैं बड़े डीप तरीके से समझाऊंगा। बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। बिल्कुल आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब पता होगा, मुझे पता है। अगर पता है तो भी आपको ये लेसन पढ़ना है, नहीं पता है तो भी आपको सीखना है। सारी चीजें बताने वाला हूँ, कंसेप्चुअल है पूरा लेसन। ठीक है? टेंस जो है वो हमारा दो चीजों से मिलके बना है। पहला क्या? टाइम। और दूसरा क्या? स्टेट ऑफ वर्क। अब इन दो चीजों को समझते हैं। उम्मीद करता हूं टाइम आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि टाइम वर्ड यहाँ पे क्यों यूज में लिया गया। ऐसा मान लो कि जब ग्रामर बन रही थी तब मैं वहीं था। आप ऐसा मान के चलो कि जब ग्रामर बन रही थी तब मैं वहीं पर था। तो ये जितने भी सारे काम हुए हैं वो मेरे सामने हुए हैं, और ग्रामर बनाने वालों में एक व्यक्ति मैं भी था। कौन? ग्रामर बनाने वालों में एक व्यक्ति मैं भी था। कुछ समय के लिए आप मान लो। अगर ऐसा विजुअल तरीके से आप समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको टेंस अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप मान लो कि ग्रामर बनाने वालों में एक मैं भी था। तो हमने ये खोजा, जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वो गुजरात, जब टेंस नहीं थे उससे पहले क्या हुआ था? वो गुजरात जा। ऐसा मान लो जब टेंस नहीं थे तब तक इंग्लिश ग्रामर में वाक्य ऐसे बनता था, वो गुजरात जा। अब आपको पता नहीं चला कि वो गुजरात जाता है, गुजरात जाइएगा,
या गुजरात गया था। नहीं पता चल रहा ना, क्यों? क्योंकि टेंस ग्रामर में बने ही नहीं थे। जब ग्रामर वालों को ये दिक्कत आई, यानी हमको ये दिक्कत आई कि यार ये सेंटेंस तो अधूरा सा लग रहा है, इसमें ये पता नहीं चल रहा कि जिस काम के होने की बात हो रही है वो काम कौन से समय में हुआ है। हमको क्या दिक्कत आई कि जिस काम के होने की बात हो रही है वो कौन से समय में हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा। तो फिर हमने टेंस नाम का टॉपिक बनाया और उसको एक भाग में पहले डिवाइड किया, कौन से में? टाइम। कि आज के बाद ये जो टेंस नाम का टॉपिक हमने बना दिया ना, ये किसी भी सेंटेंस में काम के होने का समय बताएगा। क्या बताएगा? किसी भी सेंटेंस में काम के होने का समय बताएगा कि कोई काम कौन से समय में हुआ है। फिर हम लग गए समय को ढूंढने कि ये समय कितने टाइप का हो सकता है। मान लो समय बता तो दिया कि ये काम इस समय में होगा, लेकिन ये समय होता कितने टाइप का है। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि ये समय प्रेजेंट हो सकता है, जो वर्तमान में चल रहा है। अभी जैसे वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये समय क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। फिर हमने सर्च किया तो पता चला कि ये समय पास्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? समय पास्ट भी हो सकता है, यानी भूतकाल भी हो सकता है। फिर आगे हमने और बनाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि समय फ्यूचर भी हो सकता है। समय प्रेजेंट का भी हो सकता है, वर्तमान का समय वो भी होता है जो गुजर गया है, और समय वो भी हो सकता है जो अब आएगा। हमने फिर 3 प्रकार के टाइम यहाँ पर खोज लिए। फिर हमने ये कोशिश की, क्या समय कोई चौथे टाइप का भी हो सकता है, 5वें प्रकार का भी कोई समय हो सकता है। हमने काफी कोशिश की, सालों तक कोशिश की, पर 3 टाइप के टाइम के अलावा हमारे पास चौथा कोई टाइम हमें नहीं मिला, हमारे सामने नहीं आया। तो हमने क्या कहा कि टेंस में हमेशा टाइम की बात होगी कि कोई काम कौन से समय में हुआ है, और वो टाइम कितने टाइप का होगा? 1, 2 और 3। कितने टाइप का होगा? 3 प्रकार का होगा। और ये जो टाइम होगा ना, वो टेंस का ही एक हिस्सा होगा। ठीक है, तो हमने टाइम बना दिया साहब। टाइम बनाते ही हमने प्रेजेंट में एक वाक्य बनाया, वो जिम जाता है। दूसरा वाक्य बनाया, वो खाना खाता है। बना दिया हमने वाक्य। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, स्टोरी सुनना, बड़ी प्यारी स्टोरी है। एक दिन क्या हुआ, मैं खाना खा रहा था, तो मेरा साथी जो कि ग्रामर बनाने में मेरे साथ था, उसका मेरे पास फोन आया। उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि मैं खाना खाता हूं। मैंने उससे क्या कहा कि मैं खाना खाता हूं, क्योंकि समय तो हमने बना दिया था, और जिस काम की बात हो रही थी ना, वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा था, ताहत यह में। तो मैंने उससे कह दिया कि मैं खाना खाता हूं। तो उसको बड़ा अजीब लगा कि यार मैंने तो उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम तो डायरेक्ट ये बोल रहे हो कि मैं खाना खाता हूं। सेंटेंस कुछ बैठा नहीं। तो फिर हम लग गए कि यार ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर हमने बनाया दूसरा पार्ट, स्टेट ऑफ वर्क। यहाँ स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब है स्थिति से। किससे मतलब है? स्थिति से। हमने ये कहा कि टेंस, यानी टेंस में जो टाइम है वो 3 प्रकार का हो सकता है, और 3 प्रकार के समय में जो काम होगा, जो काम के होने की स्थिति होगी, वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कोई काम डेली बेसिस पे होता हो सकता है कोई काम बात करते समय लगातार हो रहा हो सकता है कोई काम बात करने से पहले खत्म हो गया हो सकता है कोई काम बात करने से पहले कुछ खत्म हो गया हो और कुछ बात करते समय चल रहा हो। तो हमने जब सोचा तो हमें 4 टाइप मिली। कितनी टाइप हमको देखने को मिली? 4 टाइप हमको देखने को मिली कि कोई भी काम डेली बेसिस पे हो सकता है, कोई भी काम डेली बेसिस पे होता है। तो सबसे पहले हमें टाइप मिली इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है, डेफिनेट का मीन होता है पक्का, और इनडेफिनेट का मीन होता है कि हो सकता है वो काम होता है या नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं जिम जाता हूँ, हो सकता है मैं संडे को ना जाऊं या मंडे को ना जाऊं, डेली रोज तो नहीं जा रहा। तो ये इनडेफिनेट सेंटेंस होते हैं जिनका टाइम पक्का नहीं होता कि ये काम कब होता है या कब होता था। सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होता है, होता था या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बन गया इनडेफिनेट। हमने काम के होने की स्थिति बनाई। क्या बनाई हमने? कि काम तो 3 समय में हो सकता है,
लेकिन काम के होने की स्थिति क्या है, काम लगातार होगा या खत्म हो चुका होगा। तो पहली स्थिति हमारे सामने आई इंडेफिनेट, जिसको हम सिंपल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? सिंपल के नाम से जानते हैं। इनडेफिनेट वाली स्थिति हमारे सामने आई तो हमको ये पता चल गया कि यहाँ पर ता है, ता था या जाऊंगा, ऊंगा, इस प्रकार के वाक्य हमें देखने को मिले। फिर जो मैंने खाना खाने वाली आपको बात बताई थी ना अभी, कि मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, तो मुझे उसका आंसर मिल गया कि मुझे उत्तर ऐसे देना चाहिए था कि मैं खाना खा रहा हूं। तो मुझे क्या पता चला कि कोई एक्शन ऐसी भी हो सकती है जो बात करते समय लगातार चल रही हो, या पहले कभी लगातार चल रही हो और उसके लगातार चलने की बात की गई हो। तो यहां मुझे ये पता चला कि कोई एक्शन लगातार भी हो सकती है, वो प्रोग्रेस में भी हो सकती है। जैसे मैंने उससे कहा कि मैं खाना खा रहा हूं, तब जाके कार्य के होने की स्थिति मुझे पता चली कि यार जिस काम के होने की मैं बात कर रहा हूं वो काम तो लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है? जिस काम के होने की मैं बात कर रहा हूं वो काम तो लगातार हो रहा है। तो हमने बनाया कॉन्टिन्यूस। कार्य की स्थिति कौन सी बना दी? एक तो इंडेफिनेट, दूसरी हमने बना दी कॉन्टिन्यूस, यानी कोई भी कार्य लगातार भी हो सकता है। फिर हमने और खोज की कि कार्य के होने की स्थिति और भी हो सकती है क्या? तो हमें पता चला कि कोई भी कार्य परफेक्ट हो सकता है। अब इसका नाम परफेक्ट क्यों रखा गया? मान लो आपको आपके पिताजी ने, मम्मी ने, किसी ने भी कोई काम करने को दिया कि हम शाम को आएंगे तो घर पे ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो आपने शाम तक वो काम कंप्लीट कर लिया। जब घर वाले शाम को आए तो आपको पूछा कि ये काम कंप्लीट हो गया? तो आपने कहा परफेक्ट हो गया मम्मी, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट का यूज उन कामों के लिए किया जाता है जो बात करने से पहले खत्म हो चुके हैं। क्या? जिस वक्त उस काम के होने की बात हुई है ना, उससे पहले खत्म हो गए हैं। कॉन्टिन्यूस में क्या था? जिस समय बात हो रही है उस समय चल रहे थे, है ना? ठीक है। लेकिन परफेक्ट में क्या होता है? जिस समय काम के होने की बात होती है उस समय कार्य की स्थिति क्या है? वो खत्म हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है? खत्म हो चुका होता है। तो हमने तीसरी टाइप भी यहां बना ली। बात चली चौथी टाइप भी बनाने की कि यार कोई कार्य ऐसा भी हो सकता है जो कुछ तो खत्म हो गया और कुछ अभी चल रहा है। जैसे मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं। मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, यानी ये काम मैं 10 साल कर चुका और अभी भी कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि मैंने ये काम परफेक्ट कर भी दिया और लगातार कर भी रहा हूं। तो इन दोनों टेंस को मिला के हमारी स्थिति बनी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या? इन दोनों स्थितियों को मिला के हमारी स्थिति क्या बनी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कोई काम हो भी गया और कोई काम अभी चल भी रहा है। जैसे मैं इस कंपनी में 10 सालों से काम कर रहा हूं, तो 10 साल आप काम कर भी चुके और अभी भी कर रहे हैं। 4 हमारे पास आई काम के होने की स्थिति, और 3 हमारे पास आए टाइम। यहाँ पर कि टाइम प्रेजेंट का हो सकता है, टाइम पास्ट का हो सकता है और टाइम फ्यूचर हो सकता है। कार्य के होने की स्थिति इंडेफिनेट हो सकती है, कोई कार्य लगातार भी हो सकता है, कोई कार्य ऐसा भी हो सकता है जो खत्म हो गया, और कोई कार्य ऐसा भी हो सकता है जो थोड़ा खत्म हो गया और थोड़ा अभी चल रहा है। फिर बात चली कि सर क्या प्रेजेंट में कोई काम 4 तरीके से हो सकता है? तो मैंने कहा हाँ, प्रेजेंट में कोई भी काम 4 तरीके से हो सकता है। तो ठीक है, प्रेजेंट में कोई काम 4 तरीके से हो सकता है। फिर मैंने कहा कि यही काम पास्ट में भी 4 तरीके से हो सकता है क्या? तो पता चला कि हाँ, ये काम पास्ट में भी 4 तरीके से हो सकता है। फिर मैंने कहा कि ये काम फ्यूचर में भी 4 तरीके से हो सकता है क्या? तो पता चला कि हाँ, ये काम फ्यूचर में भी 4 तरीके से हो सकता है। तो कुल मिला के हमारे पास जो टेंस आए वो आए 12 टेंसेज। कितने टेंसेज आए हमारे पास? 12। एक्चुअल में देखा जाए तो टेंस हमारे पास कितने हैं? 1, 2 एंड 3। लेकिन इनमें प्रत्येक काम के होने की स्थिति कितनी है? 4 तरीके से कोई काम हो सकता है। और जब कोई काम 4 तरीके से 3 टेंस में होता है तो हो जाते हैं कुल मिला के 12 पार्ट। तो टेंस के कितने पार्ट होते हैं पूरे कुल मिला के? 12। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हर टाइम में कोई काम 4 तरीके से हो सकता है, टाइम 3 तरीके का होता है, और हर टाइम में कोई काम 4 तरीके से हो सकता है। तो पूरे मिला के 12 पार्ट हो गए। हो सकता है आपको ये पहले से पता हो कि टेंस के 12 पार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको लेसन को बड़े प्यार से समझना है और देखना है।
अब हम आगे बढ़ ले, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक सब कुछ चीजें समझ में आ गई हो तो ठीक है बच्चे। आपको 10 समझ में आ गया। आपको लगेगा कि सर क्या आप हमें ता है, ती है, ते है, तू हूँ, ये वगैरह वगैरह पढ़ा रहे हैं, थोड़ा एडवांस पढ़ाओ। बच्चे मैं आपको बता दूं, हम कोई भी लेसन जीरो लेवल से नहीं, -5 से स्टार्ट करते हैं और उसको बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि सर स्कूल की तरह ता है, ती है पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कैसा क्या होगा। आप लेसन को कंप्लीट देखें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहला टेंस हमारे पास आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। 12 प्रकार के हो गए ना टेंस, कितने प्रकार के हो गए? 12 टाइप के, 12 टाइप के हमारे पास टेंस आ गए। उनमें से पहला टाइप हमारे पास आया प्रेजेंट इंडेफिनिट। टाइम तो कौन सा है? प्रेजेंट का है। और काम के होने की स्थिति क्या है? काम के होने की स्टेट ऑफ वर्क क्या है? स्टेट ऑफ वर्क है इनडेफिनेट, यानी काम होता भी है और हो सकता है नहीं भी होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो काम के होने की स्थिति है वो इंडेफिनेट है और समय जो है वो प्रेजेंट है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हिंदी का वाक्य देख के हम पहचान करना चाहें, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान करना चाहें हिंदी में लिखा हुआ वाक्य देख के, तो हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूं, ते हो, या ता, ती, ते, इनमें से कोई वर्ड लिखा हुआ हो सकता है। जरूरी नहीं है ऐसा बोले कि ता है भी बोले वो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो उसने, किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं जिम जाता हूं, तो यहाँ तो हूं का यूज हो गया, लेकिन वो यही वाक्य अगर नेगेटिव बोलेगा तो क्या बोलेगा? मैं जिम नहीं जाता। क्या बोलेगा? मैं जिम नहीं जाता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि है लगा हुआ आए, हो सकता है साइलेंट रख दे सामने वाला बोलने वाला, क्योंकि उसको बोलना जरूरी नहीं है। तो आपको सेंस से समझना है। तो यहाँ तो आपको पता चला कि हिंदी के वाक्यों की कैसे पहचान करेंगे कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है। अब सर इंग्लिश के वाक्यों की कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है? हिंदी के वाक्यों में तो आपने बता दिया ता है, ती है, ते है, लेकिन इंग्लिश का अगर कोई वाक्य आता है, और एक्चुअली हम यहाँ सीखने इंग्लिश आए तो वो तो बताना जरूरी है, तो कैसे पता चलेगा? तो हर एक टेंस की पहचान करने के लिए एक विशेष चीज दी गई जिसका नाम रखा गया हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या होती है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, समझना बेटा ध्यान से। मान लो 12 स्कूलों का कोई टूर्नामेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? 12 स्कूलों का किसी जगह पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है, जहां 12 स्कूल शामिल होने वाली है उस टूर्नामेंट में। तो प्रत्येक स्कूल को ये कहा गया है कि जो आपके बच्चे आएंगे उनका विशेष ड्रेस कोड होना चाहिए, उनकी जो टी शर्ट होगी उसका कलर अलग होना चाहिए, उसमें नाम वगैरह लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि ये बच्चा कौन से स्कूल का है। तो 12 स्कूलों की टीम्स आने वाली है, तो हमारे सामने कितने पार्ट आने वाले हैं? टेंस के 12 पार्ट आने वाले हैं। तो सभी की पहचान अलग करने के लिए, सभी में अलग अलग वाक्यों को पहचानने के लिए कि इसमें कौन सा वाक्य कौन से टेंस का है, क्या दी गई? हेल्पिंग वर्ब दी गई। क्या दी गई बच्चे? सभी टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब दी गई। इस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और दूसरी हमारी हेल्पिंग वर्ब है डज। अब आप कहोगे सर कि एक टेंस की पहचान करने के लिए दो हेल्पिंग वर्ब क्यों दी गई? एक ही हेल्पिंग वर्ब दे देते। मैं एग्री हूं आपकी बात से, पर चूंकि मैं वहां पर जब टेंस बन रहे थे तो वहां पर मैं कमिटी का एक मेंबर था, तो मुझे आपको ये भी बताना जरूरी है कि यहाँ पर जो हमने दो हेल्पिंग वर्ब दी वो किस वजह से दी। बच्चे देखो बात ऐसी हुई, हमारी टीम में कुछ तो गए बॉयज, कौन गए? और कुछ गई गर्ल्स, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों को सेम कलर की टी शर्ट तो पसंद नहीं, तो बॉयज ने तो ये मान लिया कि हमें तो डू दे दो, यानी ब्लू कलर की टी शर्ट दे दो। लड़कियों ने जिद कर ली कि हमें तो पिंक कलर की टी शर्ट चाहिए। क्या चाहिए? पिंक कलर की टी शर्ट चाहिए। तो यहाँ पर इस वजह से ग्रामर में किसी ना किसी की जिद की वजह से हमें दो हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ी। हमारी जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो आती है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और जितने भी प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ क्या आता है? डू आता है। जितने भी प्लूरल नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट जिसको हम कह दें, उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी?
डू हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। और डज कब आएगा सर? डज आएगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी का नाम होगा, अकेले व्यक्ति का नाम होना चाहिए, जैसे रोहन। अगर दो व्यक्तियों का नाम हुआ रोहन एंड रिया और दोनों एंड से कनेक्टेड हुए तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू आएगी। फिर क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है तो वो सिंगुलर है, और डज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ। लेकिन दो व्यक्तियों का नाम है तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, तो उसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगेगी, याद रहे। इसके अलावा दिस, डेट, या जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप कहोगे सर अनकाउंटेबल नाउन क्या? बेटा अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी, ऑयल, बाल, पैसा, अनाज। अब आप कहोगे सर बालों को भी गिना जा सकता है, पैसे को भी गिना जा सकता है, अनाज को भी गिना जा सकता है, तो आपने कैसे कहा कि ये अनकाउंटेबल है? मैं मानता हूं कि गिना जा सकता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। मान लो अभी मैं बालों की बात कर रहा हूँ, ग्रुप में बिल्कुल बालों की, उस समय मैं अनकाउंटेबल नाउन का यूज करूंगा, लेकिन जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ना वो काउंटेबल बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि काउंटेबल नहीं बनते। जैसे पानी तो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन 5 गिलास पानी, 2 बोतल पानी क्या होता है? काउंटेबल होता है। जैसे बाल तो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन क्या 2 बाल, मान लो कार में किसी को 2 बाल मिल गए आपके पापा को लंबे वाले, ये कहां से आए? तो वो क्या हो गए? काउंटेबल हो गए। अनाज की मैं बात कर रहा हूं, अनाज वैसे तो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन आपको 4-5 दाने हाथ में लेके उनको किसी काम में लेना है तो वो काउंटेबल हो सकते हैं। तो पैसे को, अनाज को और इनको अनकाउंटेबल नहीं माना जाता है, इसलिए हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ डज आएगा, जितने भी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है जिनको गिना नहीं जा सकता उनके साथ डज आएगा। ही, सी, इट, नेम, दिस और दैट के साथ क्या आएगा? डज आएगा। अब बात चली, मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बता दी, सब्जेक्ट की बात यहाँ हो गई, जो 4 चीजें बताई थी ना शुरू में आपको, उनमें से हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट हमारा आ गया, हमारे पास क्या बची? वर्ब। क्या बची? वर्ब। तो वर्ब की यहाँ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। आपको पता होगा कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है, कौन कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस और ईएस फॉर्म। अब आप कहोगे सर आईएनजी तो सुना हुआ है, एस और ईएस का पता नहीं, उस पर भी अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे। आप ये समझो कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? हमारी फर्स्ट फॉर्म आनी है। जैसे मान लो कुक है, कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक है, सेकंड फॉर्म बनानी है तो कुकड लग जाएगा, ईडी लग जाएगा। थर्ड फॉर्म भी यही होती है, सेकंड और थर्ड दोनों। अगर फोर्थ फॉर्म बनानी है तो आईएनजी लग जाएगा, क्या लग जाएगा? आईएनजी। और फिफ्थ फॉर्म बनानी है तो क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, कुक्स, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना बात को। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैंने आपको ये बता दिया कि कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, तेहू लिखा हुआ होता है, वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का होता है। मान लो यही क्लास, इंडिया में तो सबको समझ आ रहा है कि अगर हिंदी में ऐसा आएगा तो ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। मान लो यही क्लास में अमेरिका में ले रहा होता, यही इंग्लिश की क्लास मैं अमेरिका में ले रहा होता, तो उनको मैं बोलता क्या कि ता है, ती है, ते है आएगा तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। ऐसा नहीं बोल पाता ना, क्यों? क्योंकि वहां लोगों को हिंदी आती नहीं है। तो वहां मैं उनको इंग्लिश में समझाता कि आपको कैसे पता चलेगा। तो एक तो हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है, पर कई टेंस ऐसे होते हैं जिनके वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो कैसे पता करोगे? तो आपको अगर पता करना है ना कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ यूजेज बता रहा हूं, ध्यान रखना। यहां से आपका कॉम्पिटिटिव का पूरा मैटर स्टार्ट हो गया है। कॉम्पिटिटिव में आपको कहीं ना कहीं इन यूजेज में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको एरर फाइंड आउट करना होता है, उसको करेक्ट करना होता है। तो पहचान करने के लिए कि इस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है, हमें देखना होगा कि वाक्य में किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हुई है क्या? किसकी बात हुई है? वाक्य में किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हुई है क्या? वाक्य में किसी ऐसे काम की बात की गई है जो सार्वभौमिक सत्य है। क्या है? जो सार्वभौमिक सत्य है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, व्हेन वी हीट आइस इट मेल्ट्स। बताता हूं, सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसे आप बदल सकते हो क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चेंज नहीं कर सकता। पूर्व से उदय होगा, पश्चिम में नहीं हो सकता।
पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, इसको कोई बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकते। व्हेन वी हीट आइस इट मेल्ट्स, जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो वो पिघलती है, इसको कोई बदल सकता है क्या? बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पिघलेगी ही पिघलेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब बात की जाती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। डेली रूटीन के कोई काम या हैबिट्स की बात करते हैं, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं जिम करने जाता हूँ, वापस आता हूँ, शावर लेता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं उसके बाद। तो ऐसे डेली रूटीन के काम या हैबिट के काम, आपकी आदतें अगर हम बताएं प्रतिदिन के कामों के लिए और आपकी आदतों के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे ही स्मोक्स, वो धूम्रपान करता है। रिया प्लेज फुटबॉल डेली, रिया रोज फुटबॉल खेलती है। Whenever it rains the roof leaks, जब भी बारिश होती है ये छत टपकती है। ठीक है, ये डेली रूटीन के काम हो गए। आई गो टू जिम एवरी डे, मैं रोज जिम जाता हूं। इस तरीके के सेंटेंसेस के साथ जिनमें रूटीन बताई गई हो डेली और हैबिट बताई गई हो, साथ ही साथ यूनिवर्सल ट्रूथ भी बताया गया हो, तो उन कामों में किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तीसरा इसका यूज समझते हैं, यूज्ड बाय रेडियो एंड टीवी कमेंटेटर्स। जब टीवी पे कोई कमेंट्री करता है या रेडियो पे कोई कमेंट्री करता है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कोई पब्लिक फंक्शन में होस्ट करता है किसी को, या किसी एक्शन ऑफ प्ले, किसी प्ले की, प्ले समझते हैं आप, कोई भी नाटक हो रहा है उसके बारे में अगर कोई बताता है, कोई एक्शन करता है, तो वो कौन से टेंस में होती है? प्रेजेंट टेंस में। देखते हैं यहाँ कमेंट्री का एग्जांपल दिया हुआ है। रिया passes the ball to आलिया, आलिया passes it to रानी, रानी hits the ball and scores, एंड स्कोर्स, यहाँ पर एंड आएगा, एंड स्कोर्स। रानी हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स, रानी ने बॉल को हिट किया और ये क्या? स्कोर यानी गोल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? कमेंट्री के लिए यहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर की जब हेडलाइंस की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? न्यूज़पेपर में हेडलाइन जो आती है ना, मान लो कोई भी घटना कल हुई है, कल किसी ने किसी की हत्या कर दी। अब आज वो अगर घटना न्यूज़पेपर में आएगी तो कल के लिए तो ऐसे आएगी ना, इसने इसको मार दिया था, इसने इसका कत्ल कर दिया, यानी कोई काम होने की बात होगी। लेकिन ऐसे काम जो पास्ट में हो चुके हैं, हो गए थे, उनको जब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में लिखा जाता है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन की बात कर रहा हूं, जैसे मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन आ गई, उसके नीचे पर छोटे छोटे अक्षरों में उसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर फोटो दी हुई है, तो यहाँ इस पूरे मैटर के लिए तो पास्ट टेंस का यूज होगा। किसका यूज होगा? पास्ट टेंस का। लेकिन जो हेडिंग होगी ना, मेन हेडिंग, उसके लिए किसका यूज किया जाएगा? प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे पीस टॉक्स टर्न फ्यूटाइल, यहाँ पे टर्न्ड नहीं होगा बच्चे, है ना, ईडी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हेडलाइन हमेशा कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट टेंस में आती है। पीस टॉक्स टर्न फ्यूटाइल, शांति वार्ता बिल्कुल व्यर्थ निकली। शांति वार्ता करने गए थे ना जो नेता लोग, उससे कुछ फायदा नहीं मिला किसी भी कंट्री को। अब जो मैटर आएगा अंदर का पूरा, इसके बारे में जो भी बातें आएगी वो पूरी की पूरी पास्ट टेंस में आएगी। कौन से में आएगी? पास्ट में आएगी। लेकिन जो हेडलाइन है वो कौन से टेंस में? प्रेजेंट में। अब हमें पूछा गया कि आपने ऐसा रूल क्यों बनाया कि हेडलाइन प्रेजेंट में आएगी, बाकी सारा पास्ट में आएगा? तो हमने उनको रीजन बताया कि जब भी आप न्यूज़पेपर सुबह पढ़ो तो आपको ये फील होना चाहिए कि जिस घटना के होने की बात हो रही है वो मेरी नजरों के सामने ही हो रही है। क्या? जिस घटना के होने की बात हो रही है वो मेरी आंखों के सामने ही हो रही है। ऐसा फील होना चाहिए, कोई भी चीज जीवंत लगनी चाहिए कि हाँ अभी ये घटना हो रही है। इसलिए प्रेजेंट टेंस में ही हेडलाइन दी जाती है। इसके अलावा यहाँ देखिए बच्चे आप, ये वाला आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बड़ा यूजफुल है। प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, ऐसे भविष्य के काम। वैसे भविष्य का आप कोई काम बताएंगे तो उनमें तो फ्यूचर टेंस आएगा ना, मैं कल वहां जाऊंगा, परसों ऐसा करूंगा, मैं कल ऐसा करूंगा, तो इन सभी कामों में क्या है? फ्यूचर टेंस का यूज होता है। लेकिन ऐसी कोई एक्शंस जो भविष्य के लिए हमने प्लान कर रखी है कि भविष्य में मैं ऐसा करूंगा या वो ऐसा करेगा, और उनकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। क्या? उनकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो चुकी है। तो ऐसे कामों के लिए, ऐसे हर काम नहीं जो मैं कल करूंगा, जैसे मैं कल जिम जाऊंगा तो उसकी अभी कौन सी तैयारी करने लग जाऊंगा? नहीं करूंगा ना। ऐसे कोई बड़े काम जिनकी तैयारियां पहले से चल गई है,
और आप ये कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, तो उन कामों के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। देखिए, अवर प्राइम मिनिस्टर विजिट्स राजस्थान नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह हमारे प्राइम मिनिस्टर राजस्थान विजिट करेंगे। यहाँ पर अगले सप्ताह विजिट करेंगे तो उनके आने के लिए एक सप्ताह पहले प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है ना, तो इस सेंस में हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता था, ओवर प्राइम मिनिस्टर विल, आवर प्राइम मिनिस्टर विल विजिट राजस्थान नेक्स्ट वीक। यहां भी ये सेंटेंस करेक्ट होता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, हमें ये बता दिया जाता है कि नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह ये काम होगा, और यहाँ किसी का नाम दे दिया जाता है, किसी बड़े व्यक्ति का। जैसे नॉर्मल मैं कल अगले सप्ताह जाऊंगा तो मेरे में मैं नहीं लिखूंगा कि प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक जनरल व्यक्ति हूँ, मेरे लिए यूज नहीं होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए तो तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है ना। आप अगर कोई टूर पे जाएंगे, उसकी तैयारियां 2-4 दिन पहले से स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ओवर स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जून। अब जून में स्कूल ओपन होगी तो उसकी तैयारियां भी पहले से स्टार्ट हो जाती है ना। हमारी स्कूलें क्या है, जून में खुलती है, खुलेगी और खुलती है, मतलब एक ही बात है, हर साल ऐसा ही होता है। तो भविष्य की जो प्लान की हुई एक्शन है ना, उनमें कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आता है। आगे इसका यूज समझते हैं। देखो बच्चे, with some verbs which can't be used in present continuous। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं हमारे इंग्लिश में जिनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में काम में नहीं ले सकते, उनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगाया जाता। अगर लगाया जाता है तो वो अपनी फॉर्म बदल लेते हैं, वो स्टेटिव वर्ब नहीं होते फिर। अब आप कहोगे सर स्टेटिव वर्ब क्या है? बच्चे, स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो हमारे इमोशंस बताती है, किसी काम के होने की स्टेट बताती है, स्थिति बताती है, ठीक है, वो स्टेटिव वर्ब होती है ना। जिसमें किसी चीज के होने का सेंस, जैसे हमारे 5 सेंस होते हैं, चखना, साउंड, फील करना, है ना, ये वाले सेंस होते हैं। तो ये वाली सारी वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब्स होती है। ये कभी भी आईएनजी में नहीं बनती है। जैसे मैं उससे प्रेम कर रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे आई एम लविंग हर या हिम, नहीं बोल सकते। ऐसा सीइंग, मैं उसे देख रहा हूं, आई एम सीइंग हिम और हर, नहीं बोल सकते बच्चे। बिलीव का बिलीविंग नहीं बना सकते, हियर का हियरिंग नहीं बना सकते, थिंक का थिंकिंग बना लेते हैं कई बार, लेकिन जब ये स्टेटिव वर्ब होती है उस समय थिंक का थिंक ही रहता है। हेट को भी चेंज नहीं करेंगे। सीम मतलब प्रतीत होना, बिलोंग मीन किसी से जुड़ा होना, प्रेफर मतलब पसंद करना, वांट नीड जरूरत होना, वांट मीन चाहना, हियर का मीन सुनना, ठीक है, 2 बार आ चुका है। साउंड का मीन आवाज करना, अपीयर का मीन प्रकट होना, लुक का मीन लगना या दिखना, हैव का मीन कोई चीज होना, टेस्ट का मीन चखना स्वाद, स्मेल का मीन सूंघना, खुशबू या बुदबू आना, फील का मीन महसूस करना, सी का मीन देखना, ठीक है, नो का मीन जानना, एग्री का मीन सहमत होना, अंडरस्टैंड का मीन समझना। तो ये जितने भी वर्ब हैं हमारी, ये सारी स्टेटिव वर्ब होती है। इनके अलावा भी कुछ वर्ब हो सकती है स्टेटिव, जो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बनती। जैसे आपको बोलना हो मैं प्रेम कर रहा हूं, तो कर रहा हूं नहीं बोलेंगे, आई लव हर ही बोलेंगे, आई लव हर ही बोलेंगे, आई एम लविंग हर नहीं बोलेंगे, या आई एम लविंग हिम नहीं बोलेंगे, आई लव हर या लव हिम बोलेंगे। जैसे आई थिंक द बस हैज गॉन, मुझे लगता है कि बस चली गई है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे लग रहा है कि बस चली गई है। अगर आप ऐसे भी बोलेंगे ना हिंदी में, मुझे लग रहा है कि बस चली गई है, तो भी आप आई एम थिंकिंग नहीं बोलेंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे आई थिंक, मुझे लग रहा है, द बस हैज गॉन, कि बस चली गई है, ठीक है। तो ऐसी वर्ब जो स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आती है, उनको कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखा जाता, उनको प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल है हमारा, इट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस आफ्टर। अब आप कहेंगे सर कंडीशनल सेंटेंस में हम इनको यूज करेंगे कौन कौन से वर्ड के बाद, टिल के बाद, एज सुन एज के बाद, इफ के बाद, व्हेन के बाद, बिफोर के बाद, अनटिल, अनलेस, एज, इन केस या इवन। इन सभी वर्ड के बाद हम इनको यूज करेंगे कौन से सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में। अब आप कहोगे सर ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, इसकी बच्चे अलग से मैं क्लास अपलोड कर दूंगा वैसे, और चैनल पे पहले से की हुई है, लेकिन मैं और अपलोड कर दूंगा और भी अच्छे तरीके से। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ बताना जरूरी है कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। तो बच्चे ऐसे सेंटेंस
जिनमें इन वर्ड का यूज होता है और साथ ही साथ कंडीशनल, मतलब साथ ही साथ एक शर्त रखी जाती है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। क्या शर्त रखी जाती है? अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा हुए बिना ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार की शर्त रखी जाती है। कंडीशन बोलते हैं ना, किसी भी कंडीशन पे, किसी भी शर्त पे ये मैं काम नहीं करूंगा, किसी भी स्थिति में ये काम नहीं करूंगा। तो जब कंडीशन वर्ड से कंडीशनल बना हुआ है, तो जब अगर या ऐसा किए बिना ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं ना, तो वो कंडीशनल होते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा दो सेंटेंस होते हैं। देखो, एक तो ये वाला होता है जिसमें ये वाले वर्ड लगे हुए आते हैं, और एक मेन सेंटेंस होता है। ये देखो, इधर देखो, अनलेस शी वर्क्स हार्ड, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, शी विल नॉट पास। यहाँ पर एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये इफ क्लोज यहाँ पर हो गया। ठीक है, ऐसे कंडीशनल वाक्य होते हैं जिनमें दो वाक्य होते हैं और कोई ना कोई इफ, अनलेस, एज सून, व्हेन, बिफोर, इस प्रकार के वर्ड लगाए हुए होते हैं। वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और उनमें कहा जाता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या ऐसा किए बिना ऐसा नहीं होगा। ऐसे सेंटेंस में हम एक सेंटेंस में तो लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे सेंटेंस में यूज करते हैं फ्यूचर का। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं। एग्जाम में आपको एरर देंगे, इधर भी इफ आई विल, इधर भी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, है ना। जैसे लगा देंगे अनलेस सी, एस को हटा देंगे, अनलेस सी विल, इधर भी विल लग गया, इधर भी विल लगा दिया। अब दोनों ही जगह विल लगा के आपको एरर देंगे। आपको क्या करना है, एक तरफ की हेल्पिंग वर्ब को हटाना है, तभी तो ये प्रेजेंट टेंस बनेगी ना। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस बनाना है इसको, सेंटेंस को। एक तरफ प्रेजेंट टेंस आएगा, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। इफ आई सी रिया, अगर मैं रिया से मिलूंगा या अगर मैं रिया से मिलता हूं, आई विल आस्क हर, तो मैं उससे पूछूंगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। क्या होते हैं कंडीशनल? अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक है बच्चे। अनलेस सी वर्क्स हार्ड, सी विल नॉट पास, जब तक कि वो कठिन मेहनत नहीं कर लेती वो पास नहीं होगी। अब यहां किस प्रकार का एरर दिया जा सकता है वो भी बता देता हूं। देखो बेटा, अनलेस यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, वो या तो दो तरीके से देखो। एक तो क्या करेंगे, आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल दे देंगे, एस को हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब विल देके आपको एरर देंगे। या फिर वो क्या करेंगे, अनलेस सी विल नॉट, साथ में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। जो क्वेश्चन पूछेंगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो साथ में क्या लगा देंगे, यहाँ पर नोट लगा देंगे। आपको क्या देखना है, अनलेस जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है ऐसा किए बिना। क्या? ऐसा किए बिना। तो यहां पर तो ऑलरेडी अनलेस खुद नेगेटिव है, अनलेस तो खुद ही नेगेटिव है, तो साथ में नोट नहीं लगाया जा सकता। तो यहां से इस प्रकार के एरर भी दिए जाते हैं। आपको मैं एरर वाले सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा जो पीवाई क्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और कुछ संभावित सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और कहीं ना कहीं उन्हीं सेंटेंस में से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आई सेल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो, अगर बारिश होती है तो, या अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस तरीके से सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें अगर, यदि, अनलेस, व्हेन, जब, कब, तब, इस तरीके के वर्ड यूज होंगे तब। इसके अलावा इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट विद हियर एंड देयर, ऐसे सेंटेंस जो हियर एंड देयर से स्टार्ट होते हैं, उन सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हियर कम्स द बस, ये लो बस आ गई। हियर आता है ना, तो इसका मतलब होता है, अगर किसी सेंटेंस में हियर शुरू में आता है ना सब्जेक्ट की जगह, तो इसका मीन हो जाता है येलो, येलो ऐसा हो गया। हियर कम्स द बस, देयर गोज द बेल, ये लो घंटी बज गई, स्कूल की घंटी बज गई। देयर गोज द बेल, ये लो स्कूल की घंटी बज गई। हियर और देयर का मीन दोनों का सेम ही होता है, ये लो ऐसा हो गया। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो देख के भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, पर बच्चे ये वर्ड पास्ट टेंस में भी यूज हो सकते हैं, ये याद रखना। जरूरी नहीं कि ये प्रेजेंट में आए, तो इनको ज्यादा सीरियस ना लेना। नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेजनली, ऑफन,
समटाइम्स मीन कभी कभी, ऑलवेज मीन हमेशा, नेवर मीन कभी नहीं, ओकेजनली मतलब कभी कभी, ऑफन मीन अक्सर, यूजुअली मीन अक्सर होती रहती है, एवरीडे मीन रोजाना, एवरी वीक मतलब हर सप्ताह, ऑन सैटरडेज मीन शनिवार शनिवार को, ट्वाइस अ वीक यानी सप्ताह में, ट्वाइस सप्ताह में 2 बार, वंस ए ईयर साल में एक बार, या एवरी ईयर मतलब हर साल। इस प्रकार के वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं तो आप समझ जाना कि वहां प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अकेले इन वर्ड से ही आपको आंसर नहीं दे के आना है, ये वर्ड पास्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू ईट फूड इन अ डे, इन अ डे की बात हो गई। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर ऑलवेज की बात हो गई। सी नेवर टेल्स लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती है, यहाँ नेवर आया हुआ है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा used with the verb say with quotations and recently received notice and letters, किसके साथ यूज किया जाता है, वर्ब से। जैसे मान लो कोई बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर किसका बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, नो पार्किंग ऐसे लिखा हुआ है। अब मान लो आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, तो आपको कोई आके बोलेगा कि देखो उस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, तो आप पूछोगे क्या लिखा हुआ है, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तो आप कहोगे कि उस बोर्ड पे ये लिखा हुआ है कि, ये लिखा होने का मतलब से बोलेंगे कि वो बोर्ड ये कहता है कि, जैसे आई हैव गोट अ लेटर फ्रॉम रिया, सी सेज, यहाँ पर लेटर के बारे में बात हुई है, ये देखो नोटिस, दिस नोटिस सेज नो पार्किंग, यहाँ इस नोटिस पे लिखा हुआ है कि, यहाँ ये नोटिस ये कहना चाह रहा है कि यहाँ नो पार्किंग है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ब का यूज किया जाएगा। नोटिस या कोई लेटर आपको मिला है, उसमें बोलते हैं ना कि रिया ने आपको पत्र लिखा है और रिया कहती है कि वो वहां कुशल मंगल है, ऐसा बोलते हैं ना कि रिया कहती है कि वो वहां कुशल मंगल है। ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आई हैव गोट अ लेटर फ्रॉम रिया, मुझे रिया का लेटर मिला, सी सेज, वो कहती है कि सी इज वेरी सिक, वो बहुत बीमार है, ठीक है। ऐसी चीजों में, और जो कोटेशंस होते हैं ना, सुविचार जो होते हैं, उनमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे हार्ड वर्क पेज ऑफ, मेहनत का फल मीठा होता है, ये कोटेशन है ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ। इसके अलावा इडियम्स यानी मुहावरों में, और प्रोवर्ब्स यानी कहावतों में भी किसका यूज किया जाता है, इडियम्स यानी मुहावरों में, और प्रोवर्ब्स यानी कहावतों में किसका यूज किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, क्या, आग में घी डालना यानी कोई बात पहले से ही बिगड़ी हुई हो, उसमें और उकसा देना, किसी को और ज्यादा लड़ाई करवा देना, वो होती है एड फ्यूल टू द फायर। तो ये एक इडियम है यानी कि ये मुहावरा है, यहाँ प्रेजेंट का यूज होगा। ऑनेस्टी पेज ऑफ, ईमानदारी का फल मीठा होता है, ये कहावत है ना, तो यहाँ कहावत और मुहावरे में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये लास्ट यूज बचा है बच्चे, यूज्ड व्हेन समवन नरेट ए स्टोरी, और कब यूज किया जाता है, जब कोई व्यक्ति हमें कोई कहानी सुनाता है, तब भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करता है। वो इसलिए जिससे ये लगे कि ये जो, जिस कहानी में जो वो घटनाएं सुना रहा है, वो हमारे सामने ही अकर हो रही है, क्या, वो हमारे सामने ही हो रही है। जैसे नाउ अर्जुन शूट्स एरो एट भीष्मा, अब अर्जुन भीष्मा पे तीर चलाता है। नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस, अब यहाँ पानीपत का युद्ध शुरू होता है, ऐसे सुनाते हैं ना। अब यहाँ तक ऐसा हो गया, अब शुरू होता है पानीपत का युद्ध, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे, जिससे कोई कहानी जीवंत लगे। अब शुरू होता है पानीपत का युद्ध, आते हैं वो सैनिक इधर से आते हैं, कुछ सैनिक इधर से आते हैं, और लड़ाई शुरू होती है, इस तरीके से। तो प्रेजेंट के सारे यूज मैंने आपको बता दिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब कब करना है। इंग्लिश में आप ये यूज देख के पहचान कर पाएंगे किस टेंस का यूज यहाँ हुआ है, इस वाक्य में कौन सा टेंस है, यह आप पता कर पाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब से तो आपको पता करना ही है। अब आ जाते हैं आगे। हमने ये सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आती है। यूज सीखे थे उससे पहले यही बताया था ना मैंने आपको कि कितनी हेल्पिंग वर्ब आती है, दो हेल्पिंग वर्ब आती है। एक हेल्पिंग वर्ब है डू और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है डज। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि डू कहां पर लगेगा और डज का यूज कहां पर होगा, बताया था कि नहीं बताया था। साथ ही साथ ये भी हमने सीखा था कि
इस टेंस के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है बच्चे, अब उसके आगे चलते हैं। बीच में जो मैंने आपको ये बताया ना यूजेज, इनको आप अलग से याद रखना। इनके आगे चलते हैं। चल के हमने क्या कर लिया, सेंटेंस बना लिया। जो चीजें मैंने आपको शुरू में बताई थी ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तो आई तो आ गया हमारा सब्जेक्ट। फिर हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, जिससे टेंस की पहचान हो जाए कि कौन सा टाइम यहाँ पर है। लिव का मतलब होता है रहना, ये क्या हो गई, वर्ब। और यहाँ इन इंडिया क्या है, जगह का नाम है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने बना लिया सेंटेंस, आई डू लिव इन इंडिया। ऐसे ही बनाना था ना, मैंने बनाया आई डू लिव इन इंडिया। लेकिन बच्चे ध्यान देने की बात यह है कि सर आपने सेंटेंस बना तो लिया, लेकिन आपने इसके बाद में क्रॉस यानी गलत का निशान लगा रखा है, ऐसा क्यों? ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है? अगर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है तो आपने कह रखा है कि ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है। अगर ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप हमें ये बताओ कि सेंटेंस का पता कैसे चलेगा कि ये कौन से टेंस का है? बात तो सही है, लाजमी है बात पूछना तो। क्यों? क्योंकि मैं भी वहीं था जब ग्रामर बन रही थी। तो मेरे से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे कि सर ऊपर वाला सेंटेंस आपने राइट कर रखा है पर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो बच्चे अब आ जाते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी पे, और वो कहानी शुरू होती है अब। इस टेंस के रूल्स को समझने के लिए आपको इस स्टोरी को ढंग से समझना पड़ेगा। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाया तो हमने नियम के अकॉर्डिंग ही बनाया था। हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वाक्य में आना जरूरी है। हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बच्चे कोई बात नहीं। हमने लगा दी वर्ब, ये भी ठीक है कोई नहीं। हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, ये भी तो लगाना ही था ना, ठीक है लगा दिया हमने ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट बन गया, आई डू लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं, बन गया। ताहती है मुझे पता चल गया क्योंकि यहाँ डू लगा हुआ है। अगर यहाँ डिड लगा हुआ होता तो ये पता चलता कि मैं इंडिया में रहता था, पर अब नहीं रहता। लेकिन यहाँ डू लगा हुआ है जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये तो प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस का मतलब है ताहती है, जो मैं वर्तमान में काम करता हूं। यहाँ मुझे पता चला कि मैं इंडिया में रहता हूं, वाक्य बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन हमारी टीम में जो ग्रामर बनाने वाली टीम थी ना, उसमें एक कुरापाती दिमाग का आदमी भी था। नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक था, ठीक है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया सूझा कि यार हम इस सेंटेंस को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई छोटा कैसे होगा? उसने कहा कि हम इस सेंटेंस में से कोई ऐसी चीज हटा देते हैं जो इस सेंटेंस में काम की नहीं है। जरूर थोड़ी है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब सबको रखा ही जाए। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी है जिनको हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कहा ठीक है आप एक काम करो, ऑब्जेक्ट को हटा दो। मैंने कहा या हम में से किसी ने भी कहा ऑब्जेक्ट को हटा दो। तो ऑब्जेक्ट ने कहा, जब हम ऑब्जेक्ट के पास गए और हमने ऑब्जेक्ट को पूछा कि तेरे को हम सेंटेंस में से हटाएंगे, तो ऑब्जेक्ट ने सीधा सा जवाब दिया। हमसे तो सारे वर्ड बात भी करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने हमसे सीधा सा जवाब दिया कि अगर आप मेरे को वाक्य से हटा दोगे, इस वाक्य से अगर आप मेरे को हटा दोगे ना, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ रहता हूं? मतलब आई लिव इन इंडिया कर दोगे, यहां पर आई डू लिव इन कर दोगे, तो पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ? इंडिया में रहता हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, इंग्लैंड में रहता हूँ, या कहाँ रहता हूँ, पता कैसे चलेगा? तो हमने कहा बात तो तेरी ठीक है, तेरे को नहीं हटाएंगे, हम वर्ब को हटा देते हैं। तो वर्ब के पास गए तो वर्ब ने बोला कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर मेरे को हटा दोगे तो तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम रहते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो या नहाते हो? पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम हो रहा है। हमने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, साले सब्जेक्ट को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के पास गए हटाने की, भाई सेंटेंस से हट जा। सब्जेक्ट ने एक ही बात बोली कि मेरे को हटा तो दो, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि जो काम कर रहा हूं वो मैं करता हूं, रोहन करता है, रानी करती है, वो करता है या वो करती है? कैसे पता चलेगा? हमने कहा बात तो तेरी सही है, ऑब्जेक्ट को भी नहीं हटा सकते। हम बैठ गए माथा पकड़ के, सिर पकड़ के बैठ गए कि सेंटेंस तो छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पास तो हम जा ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? हेल्पिंग वर्ब के पास तो हम जा भी नहीं सकते। अगर इसको हटा देंगे तो पता कैसे चलेगा कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है? हम सिर पकड़ के बैठ गए। ये बात चली गई गांव के मुखिया जी के पास। किसके पास चली गई? ये बात गांव के मुखिया जी के पास चली गई कि जो लोग ग्रामर बना रहे थे
उनके सामने एक दिक्कत आ गई। वो चाह रहे हैं कि वाक्य को छोटा कर दें, लेकिन वो छोटा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वाक्य में से कोई भी पार्ट नहीं हटा पा रहे हैं। तो मुखिया जी ने उस व्यक्ति को कहा कि एक बार उनको हमारे पास बुला के लाओ। तो व्यक्ति हमें बुलाने आया। हम चले गए हमारे ग्रामर का सारा सामान लेके, कॉपी पेन जो भी था वो सब, और मुखिया जी के पास चले गए। तो मुखिया जी ने पूछा कि बेटा क्या दिक्कत आ रही है? तो हमने कहा कि सर देखो बात ऐसी है मुखिया जी, हमारे सामने दिक्कत ये आ रही है कि हम सेंटेंस को छोटा करना चाह रहे हैं पर ये छोटा हो नहीं रहा। हम ऑब्जेक्ट को हटाना चाह रहे हैं, नहीं हटा पा रहे, वर्ब को हटाना चाह रहे हैं, नहीं हटा पा रहे, सब्जेक्ट को हटाना चाह रहे हैं, नहीं हटा पा रहे। तो मुखिया जी ने कहा क्यों नहीं तुम हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हो? तो हम उस समय बहुत तेज हंसे कि मुखिया जी हम तो कुछ उम्मीद लेके आपके पास आए थे कि कुछ अच्छा बताएंगे, आपको अनुभव है, और आपने तो बेवकूफ वाली बात कर दी। तो मुखिया जी सोचे, हम हंसे, उनको बोला नहीं ऐसा। तो मुखिया जी को बोला कि मुखिया जी ऐसा हो नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटा सकते, पता नहीं चलेगा कि कौन सा टेंस है। तो मुखिया जी ने एक बात कही कि बेटा मुझे एक बात बताओ, हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में क्यों रखते हैं? तो मैंने कहा कि हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में इसलिए रखते हैं कि हमें पता चल जाए कि कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है तेरी बात तो मैं मान गया, हम हेल्पिंग वर्ब को इसलिए रख रखे हैं कि कौन सा काम कौन से समय में होता है। तो तू एक काम मेरे को बता कि टेंस के पार्ट कितने होते हैं? मैंने कहा कि 12 होते हैं। तो तू एक काम कर, पूरे 11 टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा दे। क्या कर दे? पूरे 11 टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगा दे, और इस टेंस के वाक्यों का नियम ही ऐसा बना दे कि ऐसा इंग्लिश का वाक्य, ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बात तो सही है। फिर उन्होंने हमें एग्जाम्पल से समझाया, मान लो 12 स्कूलों की टीम के बीच टूर्नामेंट हो रहा है, 11 स्कूल वालों ने ड्रेस पहनी है अलग अलग, और 12वीं स्कूल वाले ने ड्रेस नहीं पहनी, वो स्कूल ड्रेस में आ गए साहब, या कोई दूसरी ड्रेस पहन के आ गए। तो पहचान यही है ना कि 11 स्कूल वालों ने तो ड्रेस पहन रखी है, जिसने अलग ही पहन रखा है कुछ, वो हमारी स्कूल का बच्चा है साहब। तो बात हमको समझ में आ गई कि हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, और ऐसा वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ऐसा वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी वो ता है, ती है, ते है। ठीक सीधा सा। तो उसके बाद ये वाक्य बना, लेकिन हमारे सामने दिक्कत ये थी कि हम हेल्पिंग वर्ब को हटा तो देंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को पूछे तो सही कि वो हटना चाहती है कि नहीं चाहती है। तो हम चले गए भाई कहाँ? डू के पास। कहाँ चले गए हम गए डू के पास, और डू को जाके हमने बोला, क्या बोला होगा कि भाई तू सेंटेंस से हट जा। डू को जाके हमने क्या बोला कि तू सेंटेंस से हट जा। तो डू ने एक बात कही कि जब तुमको मेरे को हटाना ही था तो पहले लगाए क्यों? जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलने जाते हैं और गली में से किसी बच्चे को ले जाते हैं कि चल क्रिकेट खेलते हैं, और वहां जाके आप उसको मना कर दे तो वो क्या करता है? या तो बैट लेके भाग जाता है, या बॉल लेके भाग जाता है, ठीक है, या स्टंप्स लेके भाग जाता है, यही करता है ना। और बोलता है कि जब तुमको मुझे खिलाना ही नहीं था तो लेके क्यों आए, यही बोलता है। तो हम उसको थोड़ा शांत करते हैं कि भाई एक काम कर, तू अभी तो बैठ जा, अगली पारी में सबसे पहले तेरे को बैटिंग करने देंगे। तो वो राजी भी हो जाता है। हम डू के पास गए और डू को बोला कि तू एक काम कर, वाक्य कितने होते हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव, 4 टाइप के वाक्य, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, 4 प्रकार के वाक्य हो गए। इनसे ही 2 WH वाले भी बनते हैं, तो ऐसे करके हम 6 प्रकार के बता सकते हैं। वैसे 4 टाइप ही होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो डू ने ये कहा कि कितने वाक्य बनने हैं? 4 वाक्य बनने हैं ना, और WH को मिला के 6 वाक्य बनेंगे। हर टेंस में कितने वाक्य बनेंगे? 6 प्रकार के वाक्य बनेंगे। 6, 5 और 1, 6 प्रकार के वाक्य। तो आप एक काम करो, डू ने कहा कि 6 प्रकार के वाक्य बनेंगे, तो आप एक काम करो, मुझे पॉजिटिव वाक्य में से हटा दो। क्या? जो पॉजिटिव वाक्य आप बना रहे हो ना कि मैं जयपुर में रहता हूं, या इंडिया में रहता हूं, या राजस्थान में रहता हूं, या दिल्ली में रहता हूं, तो आप मुझे पॉजिटिव वाक्य में से हटा दो, मुझे नेगेटिव वाक्य में वापस ले लेना। अब नेगेटिव वाक्य कौन सा है? जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, इसका नेगेटिव वाक्य बनेगा मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं। इसका इंटेरोगेटिव बनेगा क्या तुम दिल्ली में रहते हो? इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा क्या तुम दिल्ली में नहीं रहते हो? तो डू ने हमसे कहा कि पॉजिटिव वाक्य से हटा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको मुझे नेगेटिव वाक्यों में वापस लेना पड़ेगा। तो हमारे तो वो एक कुरापाती था, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, उसने हमें आके कहा कि इसको साले को एक काम करो, पॉजिटिव से हटा दो, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, इसको बुलाएंगे ही नहीं, चुपचाप से बना लेंगे अलग छुप के। बात ये हो गई हमारे बीच। तो हमने कहा ठीक है, हमने डू की बात मान ली कि पॉजिटिव में तेरे को हटा देते हैं, और कल जब नेगेटिव वाक्य बनेंगे तो हम तेरे को वापस बुला लेंगे घर से। ये बात हमारे बीच हो गई। हमने आज पॉजिटिव वाक्य बनाए बिना डू के, और हमारा वाक्य बन गया आई लिव इन इंडिया। क्या वाक्य बना हमारा? आई लिव इन इंडिया। वाक्य क्या बना बच्चे? आई लिव इन इंडिया। हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना इसमें, मैं भारत में रहता हूं। और जब कल नेगेटिव वाक्य बनाने की बात हुई तो हमारे दिमाग में तो चल रहा था ना कुरापाती आइडिया, तो हमने कैसा बनाया? आई नॉट लिव इन इंडिया। कैसा बनाया मैंने वाक्य? हमने कैसा वाक्य बनाया? आई नॉट लिव इन इंडिया। क्या? आई नॉट लिव इन इंडिया। क्यों? हेल्पिंग वर्ब को तो रखना ही नहीं था, पहले ही विचार कर रखा था कि हेल्पिंग वर्ब को नहीं रखेंगे, तो आई नॉट लिव इन इंडिया हमने बना दिया। लेकिन बेटा डू था ना, वो था बड़ा चालाक, और रात को घर गया ही नहीं, खिड़की पे ही बैठा था बाहर, हमें पता भी नहीं चलने दिया, छुप के बैठा था। जैसे ही हम सेंटेंस बनाने लगे, झट से आ गया, हेलो मेरे को भी रखना है। कल जो शर्त लगी थी ना, उसके आधार पे, कल जो शर्त हुई थी हमारे बीच, जो वादा हुआ था, उस वादे के अकॉर्डिंग मैं नेगेटिव सेंटेंस में आऊंगा, और हमें मजबूरी में क्या करना पड़ा? डू को बाकी वाक्यों में रखना पड़ा। तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव कैसे बनेगा? आई डू नॉट लिव इन इंडिया। कहने का मतलब ये है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। सर पहचान कैसे करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है? ऐसा वाक्य जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना आए, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है भाई, सीधी सी बात है। ऐसा वाक्य जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी समझ आ रही है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती और जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। ये फर्स्ट फॉर्म में क्यों बोल रहा हूं, आप जब पास्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन को बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां वाक्य नेगेटिव बन गया। अब इंटेरोगेटिव कैसे बना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बना, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो हम किससे निपटते हैं? डज से निपटते हैं। ही डज लिव इन इंडिया। अब कुछ दिनों बाद हमें डज वाले वाक्य बनाने में लग गए पूरे 6 महीने। क्या लग गए? डज वाले वाक्य हमें बनाने में लग गए पूरे 6 महीने, और तब तक इस डू की क्या हो गई? शादी। किससे? ई और एस से। डी और ओ, जो दो भाई थे ना, डी और ओ, डू, उसकी शादी किससे हो गई? ई और एस से। और ये दो जिस्म और चार जिस्म और चार जान मिलके क्या बन गए? एक बन गए। क्या बन गए? डज बन गए। ठीक है, यहां डू की शादी डी और ओ दो लोग थे, ई और एस से हो गई साहब। यहां जब ही वाले यानी सिंगुलर सब्जेक्ट वाले मैंने वाक्य बनाए, तो वहां पर हमने डज को रख दिया। हेल्पिंग वर्ब हमने लगा तो दी पहले, लेकिन हमारे दिमाग में तो आइडिया चल रहा था ना कि हेल्पिंग वर्ब को यहां से भी हटाना है। हमने डज को कहा कि भाई तू हट जा, पॉजिटिव वाक्यों में से हटने की बात हुई थी, तू हट। तो डज ने कहा कि मैं पॉजिटिव वाक्यों से हट तो जाऊंगा, मैं पॉजिटिव वाक्यों से हट तो जाऊंगा, लेकिन 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 मुझे दिक्कत यह है कि पहले तो हम दो भाई थे, डी और ओ, तो आपने दोनों भाइयों को हटा दिया था। अब दिक्कत यह है कि हमारी दो पत्नियां भी है, ई और एस। अगर आप हमें हटाओगे तो ये कहां जाएगी? हम तो इनको हम जंगल में हमारे साथ साथ नहीं ले जा सकते भैया, इनका कुछ ना कुछ जुगाड़ करो। तो वाक्य में एक दूसरा लिख देता हूं, आई डज गो टू, वहां लिखता हूं, देखो साफ साफ बिल्कुल, आई डज गो टू जिम। मैं सॉरी, यहां तो आई तो आ ही नहीं सकता, यहां तो आएगा ही। क्या आएगा? ही डज गो टू जिम, वो जिम जाता है। तो इसमें से हमने क्या किया कि हम डज की हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, डज जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से हम हटा देते हैं किसको? डी और ओ को, और पत्नियों को रख लेते हैं। हमने डी और ओ को यहां से हटा दिया। क्या कर दिया? डी और ओ को यहां से हटा दिया, लेकिन ईएस क्या करती? तो डी और ओ के जाने के बाद
इनकी पत्नियों ने हमसे कहा कि हम तो अकेले नहीं रह सकते, हमने डी और ओ को वापस बुला के बोला कि इनको पियर छोड़ के आओ जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। तो डी और दोनों भाई थे ना, उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को बिठाया और कहा छोड़ के आ गए, पियर। पियर इनका कौन था? वर्ब। तो यहां जब ये पियर छोड़ के आ गए तो गो क्या बन गया? गोज बन गया। ठीक है, गो क्या बन गया? गोज बन गया। और यहां से डी ओ और ई एस चारों ही गायब हो गए और सेंटेंस बन गया ही गोज टू जिम। सेंटेंस क्या बना? ही गोज टू जिम। क्या बना सेंटेंस? देखो बड़ा प्यारा सेंटेंस बना, ही गोज टू जिम। प्यारा सा सेंटेंस बना, देखो कितना अच्छा, ही गोज टू जिम। यहां ये सेंटेंस बन गया। अब आप कहोगे सर गो का मतलब जाना होता है तो ईएस क्यों लगाया? मजबूरी थी ना हमारी, जो ईएस पत्नियों को छोड़ के गए थे डी और ओ, ईएस को, तो उनको तो कहीं ना कहीं रखना था, तो हमने वर्ब के साथ रख दिया जो कि उनका पीयर था। ठीक है, अब बात ये चली कि सर जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डी और ओ को बोलेंगे ही नहीं, डायरेक्ट ही बना देंगे। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाया? ही नॉट गोज टू जिम। ही नॉट गोज टू जिम ऐसे बना लिया। लेकिन डी और ओ कहां बैठे थे? वो कहीं जाने वाले थे क्या? खिड़की पे बैठे थे। आके बोल दिया कि हमको रखो। जैसे ही हमने डी और ओ को रखा, डी और ओ ने कहा कि हमारी पत्नियां कहाँ हैं, उनको भी लाओ। तो डी और ओ को हमने कह दिया ले आओ जाके, पियर में छोड़ के आए थे ना। डी और यो यहाँ चले गए, यहां से अपनी पत्नियों को बिठाया ई और एस को, तो यहां से तो ये गायब हो गई और कहाँ आ गई? डू के पास। यहां जाके ये वापस डज बन गया। कहने का मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। कौन से पॉजिटिव वाक्यों में? जो डू वाले होते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब डू को हटा दिया जाता है। लेकिन जो डज वाले वाक्य होते हैं ना, डज वाले वाक्य, इनमें डू को तो हटा दिया जाता है, लेकिन ईएस का क्या किया जाता है? जब तक डू वापस नहीं आता उसको वर्ब के साथ लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वर्ब के साथ लगा दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने यहां तो डज लगाया था गो के साथ, आपने यहाँ क्या लगाया था? गो के साथ ईएस लगाया था। गो के साथ आपने अकेला एस नहीं लगाया, आपने गो के साथ तो ईएस लगाया था, लेकिन यहां आप लिव के साथ सिर्फ एस लगा रहे हैं। तो इसका भी एक छोटा सा रूल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं आपको तरीके से समझाता हूं। देखो यहां लिख के थोड़ा सा, ही गोज टू जिम। सेंटेंस बन गया पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे बना? ठीक है, नेगेटिव बना ही नॉट गोज टू जिम। जब डू वापस आ गए, डू ने कहा पत्नियां लाओ, तो ईएस लग गया साहब और यहां से ईएस हट गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही डज नॉट लिव इन इंडिया। अब यहां डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस बन गया ना। अगर चाहते तो हम ऐसे कर सकते थे ना, लिव्स, और यहां से डज को हटा देते, ही नॉट लिव्स इन इंडिया, लेकिन डू को लगाना होगा और यहाँ ईएस लगाना होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ अकेला एस क्यों लगाया? एस बेटा इसलिए लगाया कि कुछ वर्ड ही ऐसे होते हैं जिनके साथ ईएस लगता है, बाकी सबके साथ तो ऐसे लगता है। आप कहोगे सर वो वर्ड कौन कौन से होते हैं? चलिए बता देता हूं, लगे हाथ। यदि वर्ब के अंत में, ध्यान से समझ लेना, जो वर्ब है ना उसके अंत में एस एस लिखा हुआ हो, एस एच लिखा हुआ हो, सी एच लिखा हुआ हो, ओ आया हो, जेड आया हो या एक्स आया हो। जैसे ओ आया था ना गो के अंदर, लेकिन लिव के अंदर क्या आया था? लिव के अंदर तो ई आया था लास्ट में, इनमें ई कहीं पे है क्या? नहीं है। अगर वर्ब के अंत में एस एस, एस एच, सी एच, ओ, जेड, एक्स ये लिखा हुआ हो तो वर्ब कौन से टेंस की है? ये लिखा हुआ हो तो उसमें क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। क्या लगा देंगे? ईएस। देखो सी एच लिखा हुआ है, ईएस लगा दिया, ओ लिखा हुआ है, ईएस लगा दिया, वाई लिखा हुआ है, अकेला एस लगाया, के लिखा हुआ है, अकेला एस लगाया। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही ना तो कुक में यहाँ कोई वर्ड दिया हुआ है, ना प्ले का यहाँ कोई वर्ड है। लास्ट में वाई है क्या? यहाँ नहीं है ना। यहाँ पर के है क्या? लास्ट में नहीं है, इसलिए एस लगाया। यहाँ पे एस एस, ये सी एच लिखा हुआ है, ये रहा देखो, ये ओ लिखा हुआ है, ये रहा देखो, इसलिए ईएस लगाया। नहीं तो क्या लगा देंगे? सिर्फ एस लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल इसका है, यदि वर्ब के अंत में आई आता है और उससे तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है। अब आप कॉन्सोनेंट और वोवल समझते हैं ना, इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी जो 21 अक्षर बच गए ना, 21, वो सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है।
तो अगर वर्ब के अंत में वाई आया हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, जैसे वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले एल कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो उसका एस और ई एस फॉर्म बनाते समय, यानी उसमें एस और ई एस लगाते समय वाई को हटा के आई में बदल देते हैं, फिर ई एस लगा देते हैं। क्या करते हैं, वाई को हटा के आई में बदल देते हैं और फिर ई एस लगा देते हैं। ये इसके दो रूल हैं, याद रहे। ठीक है बच्चे, तो यहां तक आपको कोई डाउट? आप इस रूल में कंफ्यूज मत हो जाना कि एस कहाँ लगाएं, ई एस कहाँ लगाएं, क्या करें क्या ना करें। एस और ई एस तो आपको लगाना ही लगाना है पॉजिटिव वाक्यों में। जो सिंगुलर सब्जेक्ट का होगा ना, उसमें जो डज वाला वाक्य होगा उसमें आपको एस और ई एस लगाना है। ये रूल अलग है कि कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है। एस और ई एस लगाना तो है, लेकिन कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है, ये थोड़ा अलग रूल है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में, यानी कि सेंटेंसेज में। देखो, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती ना। आई वर्क इन अ बैंक, नॉर्मल बन गया। ही लिव्स इन जापान, देखो एस लग गया। रिया गोज टू जिम डेली, यहाँ पर ई एस लग गया। क्यों? क्योंकि लास्ट में ओ आया था, यहाँ पर एस 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 एच सी एच ओ जेड एक्स में से कोई वर्ड नहीं आया था, इसलिए सिर्फ एस लगाया। नेगेटिव सेंटेंस देखो, आई डू नॉट वर्क इन अ बैंक, हेल्पिंग वर्ब लग गई ना वापस, नेगेटिव के लिए नोट लग गया। ही डज नॉट लिव इन जापान, यहाँ ही के साथ डज लग गया ना हेल्पिंग वर्ब। रिया डज नॉट गो टू जिम डेली, यहाँ रिया के साथ डज लग गया, क्योंकि रिया भी फर्स्ट, रिया भी सिंगुलर है और ही भी क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ डज लगेगा। आई, आप कहोगे सर आई भी तो सिंगुलर है ना, आई का मतलब मैं होता है और मैं अकेला तो सिंगुलर ही होता हूँ। बेटा मैं अपने आप को होशियार समझता है, जैसा आप कहते हैं ना तुम 10 लोग आ जाओ मैं अकेला खूब हूं, तो मैं अपने आप को क्या है, होशियार समझता है, तो मैं को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल ही माना जाता है। मैं पास्ट टेंस में जाके सिंगुलर हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट में इसको क्या मानेंगे, प्लूरल ही मानते हैं, जबकि ये है अकेलाई, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली ही लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखो इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो WH वर्ड वाले होते हैं जिनको डबल इंटरोगेटिव बोला जाता है, जिनमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, इस प्रकार के वर्ड आते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या क्या करते हो, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, वो होता है डबल इंटरोगेटिव। ये सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं हमेशा, और इनमें जो सेंटेंस शुरू होगा ना वो क्या से शुरू होगा, और इनका आंसर हमेशा किस में जाएगा, यस या नो में इनका उत्तर दिया जा सकता है। जैसे डू यू वर्क इन अ बैंक, क्या तुम बैंक में काम करते हो, आंसर यस नो में दे सकते हैं ना, यस या फिर नो। डज ही लिव इन जयपुर, क्या वो जयपुर में रहता है, क्या वो जयपुर में रहता है, आंसर दे सकते हैं ना यस या नो। लेकिन अगर यहां पूछ लेता कि वो जयपुर में कहां रहता है, वो जयपुर में कहां रहता है, वेयर डज ही लिव इन जयपुर, अगर ऐसे पूछ लिया होता तो क्या यस नो में जवाब देते क्या? आपको कोई पूछेगा वो जयपुर में कहां रहता है, आप बोलेंगे यस यस नो नो, ऐसा थोड़ी होता है। क्या वो जयपुर में रहता है, जवाब यस नो में जा रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर जवाब यस नो में नहीं जा रहा, आपको डिटेल में बताना पड़ रहा है, तो वो है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन वो कौन सा है, WH वर्ड वाला है। जैसे आप क्या करते हो, यहाँ आपको बताना पड़ेगा ना डिटेल में कि मैं ये करता हूँ, आप क्या करते हो। और ऐसे बोले कि क्या आप बैंक में काम करते हो, तो यस नो में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो क्या इनमें भी आता है और उनमें भी आता है। इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, डज रिया गो टू जिम, वही जनरल सेंटेंस है। ये आ गए इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डू यू नॉट वर्क इन अ बैंक, क्या तुम बैंक में काम नहीं करते हो। डोंट यू वर्क इन अ बैंक, देखो जब भी हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो दो तरीके से बन सकते हैं। अगर आप डू नॉट को कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में लेके आते हो, कौन सी फॉर्म में, कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में, तो वो एक जगह मिलके क्या बन जाती है, डोंट। तो अगर आपको कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म लिखना है तो फिर नोट उठ के हेल्पिंग वर्ब के पास में आ जाएगा, बाद में अलग से नोट नहीं लगाना, क्योंकि नोट डोंट में ही लग चुका है। तो इस तरीके से भी आप इस वाक्य को बना सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। डोंट यू वर्क इन अ बैंक और डू यू नॉट वर्क इन अ बैंक, क्या तुम बैंक में काम नहीं करते हो, क्या तुम बैंक में काम नहीं करते हो। डज रिया नॉट गो टू जिम और डजंट रिया गो टू जिम, डज रिया नॉट गो टू जिम और डजंट रिया गो टू जिम, दोनों ही तरीके हो सकते हैं, करेक्ट है।
अब आते हैं WH वर्ड वाले सेंटेंस, जैसे वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो। इनका आंसर नहीं दिया जा रहा ना यस नो में। कोई आपसे पूछेगा तुम कहाँ काम करते हो, आप बोलोगे यस यस, नो नो, आंसर डिटेल में देना होगा। वेयर डू यू वर्क, व्हाई डज रिया गो टू जिम, रिया जिम क्यों जाती है, रीजन बनाना होगा ना कि वो बॉडी बनाने जाती है, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जिम जाती है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, व्हाई डू यू नॉट वर्क, तुम कोई काम क्यों नहीं करते, या व्हाई डोंट यू वर्क, एक ही बात है। व्हाई डज रिया नॉट गो टू जिम एंड व्हाई डजंट रिया गो टू जिम, एक ही बात है, दोनों सेंटेंस एक ही तरीके से बने हुए हैं। यहाँ वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म का यूज हुआ है, यहाँ भी वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये वो वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई WH वर्ड लगा हुआ होता है। देखो कोई सा भी, वोट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, हाउ, कोई सा भी WH वर्ड लगा हुआ हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। इनका जवाब यस नो में कभी भी नहीं दे सकते, आपको डिटेल में जवाब देना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों पे। यहां से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे याद रखें। इन वाक्यों को थोड़ा ध्यान से देख लें एक बार। यहां से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश के सिनेरियो से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने कहा, अभी भी बताया कि जो WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं उनमें तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, और उनमें किसी के बारे में पूछा जाता है, किसी के काम के बारे में, क्या करता है, कहाँ रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब आपने सभी जगह लगा रखी है। लेकिन हु भी तो एक WH वर्ड ही है ना, हु भी तो क्या है, WH वर्ड ही है। हु में आपने हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगा रखी, और ये वोट भी तो WH वर्ड है ना, वोट में आपने हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगा रखी। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना, हेल्पिंग वर्ब तभी आती है जब साथ में सब्जेक्ट आता हो। यहाँ तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ तो उल्टा सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन रहता है, क्या, यहाँ तो पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन रहता है, यहाँ तो रहने वाला कोई है ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट नहीं होती ना, तो हु और वोट वाले वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, उनमें वो पॉजिटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर लगा देते हैं। कौन सा पॉजिटिव वाला, कौन सा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब में एस और एस लगाते हैं, वो वाला स्ट्रक्चर यहाँ काम में लेते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हु लिव्स हियर, हु लिव हियर नहीं लिखेंगे, हु लिव्स हियर लिखेंगे पूरा। पूछा जा रहा ना अकेले के बारे में कि यहाँ कौन रहता है। अगर ऐसा पूछते कि यहाँ कौन कौन रहता है, क्या पूछते कि यहाँ कौन कौन रहता है, ठीक है, तब आप एस और एस नहीं लगाते, क्योंकि कौन कौन का मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना। कौन कौन का मतलब क्या हो गया, प्लूरल के बारे में पूछ रहा है, और प्लूरल में तो एस और एस नहीं लगता, सिंगुलर में लगता है, ठीक है। देखते हैं भी आगे एग्जाम्पल में आएगा। हु ऑपरेट्स दिस मशीन, इस मशीन को कौन ऑपरेट करता है, कौन चलाता है। हु नोज द ट्रूथ, सच कौन जानता है, भगवान जाने। हु ऑल वर्क हियर, यहाँ कौन कौन काम करता है। जब भी आपको कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ ऐसे बोलना हो ना, तो हम ऑल लगा देते हैं साथ में, WH वर्ड के साथ क्या लगा देते हैं, ऑल लगा देते हैं। तो हु ऑल वर्क हियर, देखो ऐसे नहीं लगा हुआ है यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लूरल की बात हो रही है कि यहाँ कौन कौन काम करता है। दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही नहीं, या तो दो लोग है या दो से ज्यादा लोग है, तो यहाँ एस और एस नहीं लगाएंगे। What makes you happy, ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। वो खुशी देने वाली चीज यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया है, इस वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। What makes you angry, ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम्हें गुस्सा आता है, कौन है ऐसा, उसके बारे में पूछा गया है, उसके बारे में बताया नहीं गया है कि वो कौन है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, और इनको पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। वास्तव में होते तो इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किसी से पूछे ही जा रहे हैं ये सेंटेंस, ये सवाल किसी से पूछे जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा यूज हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जा रही है, बात याद रहे बच्चे। आगे चलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पे। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है डोंट, और डज नॉट का जब कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं तो बन जाता है डजंट। इसके बाद बच्चे इंग्लिश में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे आपको पता है कोई भी सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना होगा ना, तो आप क्या लगा दोगे, नोट लगा दोगे। वो जिम नहीं जाता है, वो खाना नहीं खाता है, वो नहीं सोता है, वो स्नान नहीं करता है। इस प्रकार के सेंटेंस में आप क्या लगा दोगे, सभी में नोट लगा दोगे।
लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनका अपने में ही मतलब नहीं होता है, जैसे नथिंग, नोवेयर, नन, नेवर। ठीक है, ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में नहीं का सेंस लेके आते हैं और इनके साथ कभी भी नोट नहीं लगाया जाता। तो जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं ना, तब भी हेल्पिंग वर्ब साथ आने से मना कर देती है। क्या बोलती है कि नोट नहीं आया, हम तो नहीं आएंगे, अकेले को समझ के पता नहीं, तुम पीट दो। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी नहीं आएगी, हु और वॉट वाले वाक्यों में भी नहीं आएगी, और ऐसे वाक्य जिनमें नेगेटिव बनाने के लिए नोट नहीं, कुछ अलग से शब्द लगाए जाते हैं, उनमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जैसे आई नो नथिंग, आई गो नोवेयर, आई नो नन, ही नेवर कम्स हियर। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कहीं नहीं जाता, मैं किसी को नहीं जानता। ही नेवर कम्स हियर, वो यहाँ कभी नहीं आता। नेवर मीन कभी नहीं, नन मीन कोई नहीं, नोवेयर मीन कहीं नहीं, और नथिंग मीन कुछ नहीं। तो इन सब में नहीं अपने में ही लगा हुआ है, इसलिए अलग से नोट लगाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे सेंटेंस में भी हम पॉजिटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर लगाते हैं, एस और यस वाला मामला लगाते हैं, साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, बाकी सारे टेंस की भी एक्सरसाइज करवाऊंगा। एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वीडियो में अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस का भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आपको टेंस कंप्लीटली मैं बता चुका हूँ। टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, अभी टेंस के हमारे 11 पार्ट जो है ना वो भी बाकी हैं, उनको मैं अलग अलग वीडियो में यहाँ अपलोड करता रहूंगा। आप देखते रहें और अपनी नॉलेज को शार्प करते रहें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिनेरियो से, स्पोकन इंग्लिश के सिनेरियो से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे रूल्स मैंने यहाँ कवर किए हैं और सारे रूल्स मैंने आपको सीक्वेंस में बताए हैं। अगर आपने इस वीडियो को बड़े प्यार से देखा होगा, शांति से अंत तक देखा होगा, तो आप पूरी तरह फुली प्रिपेयर्ड हो गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय।